क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? कल के लेक्चर में हमने कैसे वेपर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ड्राईलैंड एरियाज में मॉइस्चर को कंजर्व करना। तो हम मतलब बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन। मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई वो किस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर कंजर्वेशन। उसके लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था कि एक तो हम लोग विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का हमने पढ़ा था, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का। ठीक है, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था और जो भी उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से क्रॉप्स यूज करते हैं, या फिर इसमें वो जो 5 to 10 टाइम्स का था विंडवर्ड साइड में की तरफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शेल्टर बेल्ट, और लीवर्ड साइड में 30 टाइम्स। ठीक है, वो उसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था वो मैंने आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर समझा दिया था कि वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा है। जो मिडिल ऑफ क्रॉप होता है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, उसके कंपैरेटिवली 5 to 10 टाइम्स वो विंडवर्ड साइड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लीवर्ड साइड में 30 टाइम्स। उसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, सेकंड मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मल्चेज। मल्चेज या मल्चिंग जो भी कह लो, मल्चिंग प्रोसेस को बोलते हैं, मल्चेज इस मटेरियल को हम यूज करें। ठीक है, तो मल्चिंग में भी मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मल्चेज के बारे में बता दिया था कि कौन से मल्च के क्या सिग्निफिकेंट है, वो क्या कैसे अंदर इवेपोरेशंस को रिड्यूस करता है, और किस कंडीशंस में वर्टिसॉल के केस में कौन सा मल्चिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है, सब कुछ मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया था। मल्चिज के क्या क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको सबको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमारा ये पर्पस तो है ड्राईलैंड एरियाज में किसको, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए इवेपोरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, दो तीन चीजें आती हैं जिसको अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो हमने मतलब मॉइस्चर को कंजर्व कर लिया। जैसे कि डीप पर्कुलेशन को तो थोड़ा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा जो ड्राईलैंड एरियाज है वहाँ डीप पर्कुलेशन के लॉसेस उतने नहीं है। मान लो रन ऑफ है, ठीक है, क्योंकि इंटेंस मैंने बताया था आपको यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो जो रन ऑफ है वो ज्यादा होता है। अगर हमने रन ऑफ को कंट्रोल कर दिया, अगर हमने किसी टेक्निक से किसी प्रोसेस से अगर इवेपोरेशन को कम कर लिया और ट्रांसपीरेशन को कम कर लिया, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर का कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये रन ऑफ को कैसे कंट्रोल करेंगे मैं आपको बाद में आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, जब से वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन या वाटर हार्वेस्टिंग ये सब पढ़ाऊंगी, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, उससे ये होता है कि रन ऑफ हमारा कंट्रोल होता है। तो फर्दर हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन का मैं आपको अभी बता रही हूँ, जैसे कि ये सारे जो प्रोसेस ऊपर वाले थे ये क्या कर रहा है, इवेपोरेशन को, ये तो जो था विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट जो है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को क्यूमुलेटिवली वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मल्चिंग जो है बेसिकली इवेपोरेशन को कर रहा है। तो आपको हमेशा माइंड में एक चीज रखनी है कि पहले हमें टारगेट करना है इन दो चीजों को कम करने के लिए। ठीक है, पहले हमें क्या करना है टारगेट, कि हम इस दोनों को कम करें। ठीक है, आप भी खुद सोच सकते हो कि पहले अगर हमने टारगेट ट्रांसपिरेशन को कर लिया तो दैट मीन्स हमने फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट कर लिया। तो हमें क्या होना है, लाइफ में स्मार्ट होना होता है, हमें पहले उस फैक्टर को कम करना है जिस फैक्टर के कम होने से हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ फायदा ही फायदा है। अगर हमने रन ऑफ को कम कर दिया, उसको रिड्यूस किया, तो हमारा सिर्फ फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इवेपोरेशन को हमने कम कर दिया, इससे हमारा सिर्फ फायदा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ट्रांसपिरेशन को कम कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किससे, फोटोसिंथेसिस से। इसलिए हमेशा तुम्हें अगर कभी एग्जामिनेशन में भी या कभी कॉन्सेप्चुअली इस चीज को सोचना है तो हमेशा माइंड में ये रखना कि पहले हम रन ऑफ को कम करेंगे, मतलब जो भी रन ऑफ और इवेपोरेशन को पहले हम कम करेंगे, और देन हम स्विच करेंगे किस पे, ट्रांसपिरेशन पे, जब सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन आएगी। हम पहले ट्रांसपिरेशन पे जंप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम अगर कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो हमारी अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि हमारा जो एयर मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है, जो मूवमेंट होता है वो अफेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। स्टोमच में हम क्लोज करेंगे उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएंगी। तो हमें माइंड में हमेशा रखना है कि इसको हम लास्ट में टारगेट करेंगे, पहले इन सबको करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फर्दर आगे वाली लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसको हमने पढ़ ही लिया, जिसके लिए मल्चेज, विंड ब्रेक वगैरह है। ठीक है, वीड कंट्रोल वगैरह करते हैं वो सारे आगे इवेपोरेशन कंट्रोल में। अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन के लिए। तो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है एंटी ट्रांसपिरेंट्स। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन सप्रेसेंट। ठीक है, उसको सप्रेस करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं उसको सप्रेसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा
जैसे कि हमारा इसमें टारगेट क्या होता था रन ऑफ में, इवेपोरेशन में, कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सके, जितना ज्यादा हमारी जितनी एफिशिएंसी है, जिस भी स्ट्रक्चर को यूज करने से बहुत ज्यादा अगर बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन आपको ट्रांसपिरेशन में याद रखना है कि कभी भी आप ट्रांसपिरेशन को कंप्लीटली चेक करने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। तो हम कुछ एक एक्सटेंट तक ही करेंगे। तो जो भी एंटी ट्रांसपेरेंट्स है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो 30 to 40% ही ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। और इतना रिड्यूस करने से भी बहुत ज्यादा हमारी वाटर की सेविंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 99% जो वाटर है हमारा लॉस्ट हो रहा है किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर ट्रांसपिरेशन का अगर 30 से 40% भी अगर हमने कम कर लिया तो हमारा बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंजर्व होगा, बहुत सारा मॉइस्चर को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? तो इसलिए हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज करते हैं। इसका सिर्फ 30 से 40% ही ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना हमारा टारगेट होता है। ठीक है, अब आते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं ये होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, मेनली ये 4 टाइप्स के होता है। एक होता है स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। ठीक है, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें आप समझ ही सकते हैं कि इसमें स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। जो भी एंटी ट्रांसपेरेंस मटेरियल है इसका एम जो है कि रिड्यूस करना ट्रांसपिरेशन को। कैसे रिड्यूस करेगा? ये स्टोमेटा को क्लोज करके करेगा। स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा? स्टोमेटा के प्रोसीजर्स को आप जब पढ़ोगे ना उसके क्लोजर और ओपनिंग को इन फर्दर फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में, तो उसमें आप देखोगे जो गार्ड सेल्स होता है वो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा? ये गार्ड सेल को क्लोज करेगा। गार्ड सेल क्लोज मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स है, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ये बेसिकली स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। किस पे एक्शन करके? गार्ड सेल को क्लोज करके। ठीक है, सेकेंड वन इज फिल्म फॉर्मिंग। ठीक है, फिल्म फॉर्मिंग है। अब इस ये नेम भी ऐसे इंडिकेट कर रहा है क्या? फिल्म फॉलिंग मतलब ये लीफ के सरफेस पे, ऑफ कोर्स फोलिएज जो पार्ट्स हमारे उसी के ऊपर एप्लीकेशंस करेंगे क्योंकि वहीं से हमारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो जो लीव्स है हमारे उसके ऊपर ये क्या करेगा कि एक बैरियर क्रिएट कर देगा। इस बारे में फिर मैं डिटेल्स बताऊंगी, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ। जैसे कि उसके ऊपर बैरियर क्रिएट कर देगा, एक फिल्म बना देगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस एक लेयर बना लेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हमें ट्रांसपिरेशन क्रॉप की एडेप्टेशन में वो क्या करता है, अपने लीफ सरफेस के कुछ बैरियर्स को क्रिएट कर लेता है, जैसे वैक्सेस हो गए या फिर हेयर्स हो गए कुछ। उसकी वजह से क्या होता है, अगर बैरियर बीच में आ गया तो हमारा ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। तो इस टाइप के जो फिल्म फॉर्म ट्रांसपेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक थिन फिल्म का इस पे लीफ के ऊपर थिन फिल्म बना लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन हमारा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लीफ रिफ्लेक्टेंट या फिर रिफ्लेक्टेंट, जो भी कह लो उसको, रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर सनरेज आया, सनलाइट पड़ा, ठीक है, तो क्या करेगा लीफ? इसको हम लोग क्या करें, लीफ एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ता है और ट्रांसपिरेशन होता है। अब क्या किया, इस जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स को हमने यूज किया ये क्या होता है, इसके ऊपर एक व्हाइट कोटिंग क्रिएट करता है। मतलब ये एक व्हाइट मटेरियल होता है जो लीफ के ऊपर एक व्हाइट कोटिंग को क्रिएट करता है। ठीक है, कोटिंग बना लेगा। अब मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, व्हाइट किसी भी व्हाइट चीज की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो एब्जॉर्ब कम करता है किसी चीज को और रिफ्लेक्टेंस ज्यादा करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा यहाँ से। तो ये जो भी सन रेडिएशन पड़ी है ना यहाँ पे, इसको एब्जॉर्ब तो कम करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि वहां पे जो हमारा टेम्परेचर था लीफ का वो कम रहेगा और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन कौन सा था? इसके बारे में, सबके बारे में, चारों के बारे में अभी डीप में पढ़ाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ एग्जैक्टली वो है क्या। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन इज ग्रोथ रिटार्डेंट। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट के बारे में मतलब इसको ग्रोथ को कम कर रहा है। इसमें आपको बेसिकली वो चीज याद है कि जब आपको मैंने बताया था कि जब ड्रॉट क्रॉप एडेप्टेशन में मैंने बताया था आपको कि वाटर सेव, एक था वाटर सेवर्स, एक था वाटर स्पेंडर। तो वाटर स्पेंडर के केस में मैंने आपको बताया था कि रूट शूट रेशियो को इंक्रीज कर लेता है क्रॉप। ये सेम जो एंटी ट्रांसपेरेंट है यही काम करता है। ये क्या करता है कि जो रूट है उनको इंक्रीज कर देगा, जो हमारे फोलियस पार्ट्स है, जो हमारे शूट्स वगैरह हैं उनका कम कर देगा रेशियो, मतलब उनका नंबर कम कर देगा। जब हमारे पास शूट कम होंगे या फोलियस कम होंगे, लीव्स वगैरह भी कम होंगे, तो क्या होगा, हमारा ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं।
अब इसके बारे में फर्दर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और इनके टाइप्स जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनेशन पर्पज से जो हमारा एंटी ट्रांसपेरेंस है वो क्या होता है, वो डेफिनेशन उसका इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया, 30 to 40%, वो इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है एग्जाम्पल्स देते हैं वो लोग एग्जामिनेशन में, या तो मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपको नॉर्मल स्टेटमेंट में दे देंगे कि कौन सा एग्जाम्पल हम कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंस कौन से टाइप का है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी आज बताऊंगी। एक होता है कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो सबको पता है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स बता दूंगी कि मान लो एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में जाता है तो वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको उस समय उस क्वेश्चन को आप कर सको, ठीक है। और एक और चीज पूछती है, मतलब वो थोड़ा सा डीप में चला गया भाई, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंस है तो वो कैसे ट्रांसपिरेशन को कम कर रहा है, तो ये तो इजीली आप समझ गए इंस्ट्रूमेंटल, लेकिन उसमें भी कुछ अगर उसने अलग अलग टाइप की चीजें टर्म्स यूज कर ली, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टर्म्स होते हैं, अगर उसने ऐसा यूज कर लिया तो कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन बेसिकली मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अभी, इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग टाइप, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटो क्लोजिंग टाइम जैसे मैंने आपको बता ही दिया अभी कि वो क्या करता है कि जो हमारा स्टोमेटा है उसको वो क्लोज करेगा, किस पे एक्शन करके, जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज देखा गया है कि इसकी जो ये जो एंटी ट्रांसपेरेंस है इनका सक्सेस ज्यादा हमारा ग्लास हाउस में देखने को मिला, मतलब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ज्यादा हमें दिखने को मिला एज कम्पेयर टू फील्ड कंडीशन। तो ये ध्यान रखना आप कि कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है जिसका हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला रेदर देन फील्ड, तो कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग टाइप। इसको ग्लास हाउस में इसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छे दिखने को मिला फील्ड के कंपैरेटिवली, ठीक है। इसके एग्जांपल में आते हैं, इसमें सिंपली बस याद रखना कि गार्ड सेल को ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज है, आप भी थोड़ा सोच सकते हो कि अगर स्टोमेटा ही क्लोज हो गया तो फोटोसिंथेसिस तो क्लोज जरूर होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस सॉरी क्लोज रिड्यूस जरूर होगा, ठीक है, ये रिड्यूस होगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गया है, ठीक है। और एक और चीज है, जो हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं ना वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग फोलियर पार्ट्स पे, प्लांट्स के फोलियर पार्ट्स पे यूज करते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, बट एट द सेम टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया या डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सबको वो मिनिमम से मिनिमम अफेक्ट करे। नहीं तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे एंटी ट्रांसपेरेंट्स आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन को कंप्लीटली चेक करने वाले, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमें कंप्लीटली ट्रांसपिरेशन को चेक नहीं करना है, उसके पीछे के ये चीजें हैं। तो कभी कभी ये भी चीजें पूछ सकते हैं कि हाँ वो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये चीज भी सही है, कुछ एक्सटेंट तक अफेक्ट करेंगे जितना टॉलरेबल होगा, जितना हम अपने क्रॉप के लिए कह सकते हैं कि हाँ ठीक है उतना अगर फोटोसिंथेसिस कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम प्लांट सर्वाइव तो करता है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स है ना वो हम लोग काफी सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशंस में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो पता है क्या करेंगे हम लोग, तो फिर क्या करेंगे कि ड्राईलैंड छोड़ो, नॉर्मल भी हमारा कोई अगर नॉर्मल एरियाज है जहाँ पे वाटर की थोड़ी सी कमी वमी दिख रही है तो हम तो क्या करेंगे, सोचेंगे अरे एंटी ट्रांसपेरेंट्स है तो एक काम करते हैं, जाते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स को हम लोग यूज कर लेते हैं अपने क्रॉप में। उससे क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा, हमारा वाटर तो बहुत बचेगा ना, क्योंकि हमें वाटर का एप्लीकेशन नहीं करना है, हमारे पास पानी की थोड़ी कमी हो गई है इस टाइम पे। तो ऐसे तो ये हर जगह बहुत ज्यादा रैंडमली और बहुत ज्यादा ब्रॉडली यूज होता है, बट ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं होता। एंटी ट्रांसपेरेंट्स को पहली बात तो सिर्फ हम ड्राईलैंड कंडीशंस में यूज करेंगे, वो भी कब करेंगे जब सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशंस जनरेट होती है, ठीक है, उस टाइम पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्लांट को बचाना हमारा प्राइम एम है। पहले प्लांट बचेगा तभी तो ईल्ड आएगा ना, भले कम आए ज्यादा है वो बाद की बात है, लेकिन प्लांट को तो पहले बचाना जरूरी है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जब सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आएगी तभी हम यूज करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स को, जब प्लांट्स आर जस्ट अबाउट टू डाई, मरने वाली कंडीशंस में आ जाते हैं तभी हम यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग टाइप में हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसमें आते हैं कुछ हर्बिसाइड्स जैसे हो गया 2,4-D, ठीक है, क्या आ गया, ये सब एग्जांपल्स आप लोग लिखते रहना, ठीक है। वैसे मैं अब आफ्टर लेक्चर ना कुछ आज आप लोग को नोट्स भेज दूंगी जिसमें सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी आप बुक में ही लिख लो, अपने जो बुक का टॉप ऑफ पेज के जो टॉप में होता है ना स्पेस खाली होता है उस पर लिख लो, या फिर कोई स्टिकी नोट्स में लिख के और उस पर पेस्ट कर दो, ठीक है। फॉस्फोन-D लोग हैं, और एट्राजिन जो हमारा हर्बिसाइड है इसको हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर यूज करते हैं तो वो एक एंटी ट्रांसपेरेंट का एक्ट करेगा, ठीक है, एट्राजिन हो गया। तो ये हो गया आपका हर्बिसाइड। अब कुछ ऐसे भी होते हैं फंजीसाइड जिसको हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग टाइप में, जैसे पीएम में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है,
फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये होता है आपको फंजीसाइड, जिसको हम लोग एस्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट के लिए यूज करते हैं। अब कौन सा आएगा, कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स भी हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स हो गए, और आपको ना ये सब नए नए थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना एग्जामिनेशन में क्या पूछ देते हैं वो लोग, ठीक है। पोटेशियम, कॉमन वाले तो आप लोगों को शुरू से याद होंगे, यूजी में ही किसी कोर्स में पढ़ा होगा आपने। पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड, ठीक है, ये होता है। उसके बाद कुछ ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि हाँ एब्सिसिक एसिड हो गया, टीबा हो गया, टीबा मतलब ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉल हो गया, इथिलीन का सिंथेटिक फॉर्म, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा इथेनॉल के बाद से, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड होता है। और इसमें आ जाते हैं मॉर्फेक्टिन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल, इतना आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं एक दिन में आपको याद करना है, इसको हमेशा रिवाइज करते रहोगे तो एग्जामिनेशन तक आराम से याद हो जाएंगे कि किसके एग्जाम्पल कौन से थे, ठीक है। मॉर्फेक्टिन हो गया, और एक सोडियम अजाइड भी आता है इसमें, सोडियम अजाइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, किसमें, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप में। Q4D, फॉस्फोन डी, एट्राजिन, ये तो तुम्हारे हो गए हर्बिसाइड्स, पीएम में फंजीसाइड हो गया, ये कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं, हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, और ये वाले जो है एफसीसी के सब ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एफसीसिक एसिड, टीबा, टाइआइडो बेंजोइक एसिड, इथरल्स, ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं। सक्सिनिक एसिड, मॉर्फेक्टिन, सोडियम अजाइड, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, किसमें, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन इज फिल्म फॉर्मिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ठीक है। फिल्म फॉर्मिंग टाइप में मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, कि लीफ के ऊपर एक फिल्म को बना देगा, ठीक है, लीफ के ऊपर ये एक कंटिन्यूअस लेयर मतलब फिल्म क्रिएट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हमारा जो वाटर लॉस था वो रिड्यूस हो जाएगा, ये सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखी गई इसमें कि ये जो है ये मतलब जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, इनका काफी लिमिटेड यूज है, या मतलब इसको बोल सकते हैं काफी इसका सक्सेस जो था काफी लिमिटेड था। क्यों, क्योंकि इसने किसको अफेक्ट किया था सबसे ज्यादा, इसने अफेक्ट किया था डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको सबको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो लीफ के अंदर चाहिए होगी, ठीक है। तो इसने डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था, इसकी वजह से इसका जो सक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है ना, मतलब बहुत लिमिटेड इसको यूज करते हैं फिर, ठीक है, फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स को। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको याद करना है, इसमें भी आता है टू टाइप्स के, एक आएंगे आपको थिन फिल्म फॉर्मिंग, कुछ कुछ ऐसे हैं जो थिन बनाते हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो थिक बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो सिर्फ आपको नॉर्मल एग्जांपल हमेशा याद होगा, लेकिन थिन कौन बनाता है, थिक, ऐसा डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना कि जो हेक्साडेकेनॉल है ये थिन फॉर्म बनाता है, और जो मोबिलीफ है, मोबिलीफ ये, और पॉलीथीन S60, इसमें एक और होता है S800, आई थिंक 80-800 है, ध्यान नहीं आ रहा, 800 है ना। तो पॉलीथीन S60 एंड पॉलीथीन S800, ये होते हैं थिक फिल्म फॉर्मिंग, ठीक है। अब खुद भी एक बार सोच के देखो कि आपको कौन सा लग रहा है ज्यादा अच्छा, कौन सा होगा, जो थिन फिल्म क्रिएट कर रहा है या फिर जो थिक फिल्म कर रहा है। तो आप खुद भी सोच के देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो थिन लेयर बना रहा है वो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो अफेक्ट कर रहा है ये कम करेगा एज कम्पेयर टू थिक फिल्म, क्योंकि ज्यादा मोटा लेयर बना देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन तो ठीक है वो इसको रिड्यूस करेगा, लेकिन जो ये डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट कर देगा। तो जब फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगा, वो चेक हो जाएगा, तो हमारे वैसे भी क्रॉप के रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई इसका इकोनॉमिकल यील्ड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपको फिल्म फॉर्मिंग में टू टाइप्स के, थिन एंड थिक, और इसके एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं लीफ रिफ्लेक्टेंट या इसको रिफ्लेक्टेंट, दोनों में जो मन करे आप बोल सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं फिल्म फॉर्मिंग में, वो मैंने आपको अलग अलग बता दिया, एक तो थिन के लिए हेक्साडेकेनॉल और थिक के लिए मोबिलीफ एंड पॉलीथिन, इसके अलावा भी लिख लो उसमें आप लोग। फिल्म फॉर्मिंग में आता है सिलिकॉन,
ठीक है, ये वो वाला सिलिकॉन नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट वाले में, वो ये होता है, Ne नहीं होता, ये होता है, ये Ne, ये सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है जो न्यूट्रिएंट में हम पढ़ते हैं, सिलिकॉन ये दूसरा है। ठीक है, तो ये फिल्म फॉर्मिंग का और भी एग्जांपल्स था, उन दो तीनों के अलावा लिख दो, सिलिकॉन लिख दो, वेक्सॉल लिख लो। ठीक है, इसके अलावा पॉलीकॉट लिख लो, पॉलीकॉट, और बाकी तीन तो बता दिया मैंने। ठीक है, उन तीन के अलावा सिलिकॉन, वेक्सॉल एंड पॉलीकॉट। ठीक है, ये याद रखना, इसमें फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंस के एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्टेंट टाइप। रिफ्लेक्टेंट टाइप, रिफ्लेक्टेंट टाइप में सिंपली आपको मैंने बताया कि ये एक क्या करता है, कोटिंग क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये एक सस्पेंशन होता है, एक मटेरियल होता है जो सस्पेंशन फॉर्म करता है वाटर में, मतलब व्हाइट सस्पेंशन बनाता है। ठीक है, उसको हम स्प्रे कर देते हैं किस पे, फोलिएज पे। ठीक है, हमारा जो लीफ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक कोटिंग बना देगा हमारे लीफ के ऊपर, ये हमारे लीफ के ऊपर एक कोटिंग बना देगा, कोटिंग कर देगा। एक तो था फिल्म फॉर्मिंग में, वो क्या था, मटेरियल को हमने यूज किया, उसके ऊपर एक कंटिन्यूअस लेयर बना दी। इसमें ये है कि सस्पेंशन वाटर के साथ फॉर्म करता है, और एक व्हाइट कलर का मटेरियल होता है जो इसके ऊपर लीफ को कोट कर देता है। ठीक है, जैसे किसी चीज के ऊपर, वॉल के ऊपर हम पेंटिंग करते हैं ना, वैसा ये कोट कर देगा, उसके ऊपर कोटिंग कर देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, व्हाइट था, मैंने आपको बताया कि व्हाइट होता है ये, तो वही जैसे मैंने बताया कि सनराइज आएंगे, उनका एब्जॉर्प्शन कम होगा, रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा। अब आपने एग्रीकल्चर में या फिर आपको अभिषेक सर ने पढ़ाया होगा कि किसी भी सरफेस से, किसी सरफेस से कितना रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, उसको एक टर्म बोलते हैं एल्बिडो। जितनी सन रेज आई, जितना सन रेडिएशन आया, उसका कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उसको उस सरफेस पे अगर सनराइज आ रही है, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, सबसे ज्यादा जो आइस का होता है एल्बिडो, अप्रॉक्स 96%। ठीक है, और जो चारकोल होता है वो होता है 4, इसका सबसे मिनिमम होता है। ठीक है, चारकोल का होता है 4 एंड आइस का होता है फ्रेश, सॉरी स्नो, हाँ उसको आइस नहीं बोल सकते हैं, इससे फ्रेश स्नो करके आता है। ठीक है, तो इसको 96 है, और इसका वैल्यू चारकोल का 4। ठीक है, ये एल्बिडो का मैंने बता दिया आपको। तो आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशंस में अगर कुछ भी टर्म दे दे आपको कि हाँ रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स विल इंक्रीज द एल्बिडो, ये भी सही है, या फिर कुछ ऐसा दे दे कि व्हाइट मटेरियल उस पर बनाता है, इसके से रिफ्लेक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, कोई भी ऐसा टर्म दे दे, आपको उससे फैमिलियर रहना है, आपको उसमें समझ में आना चाहिए कि ये रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर चलो ऐसा टर्म उसने यूज कर दिया कि ये ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट्स है, वो बताओ ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो हमारे सोलर रेडिएशन जो होते हैं, या नेट रेडिएशन जो भी बोल दो, सोलर रेडिएशन जो है उसके लोड को कम करता है, सोलर रेडिएशन लोड। ठीक है, लोड को कम करेगा। तो इस सिंपल आपको अपना थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगा सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट्स है कि जो सोलर रेडिएशन को अंदर नहीं आने दे रहा था। स्टोमेटा में क्या था कि वो स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है, तो उसमें तो कहीं ऐसा हमने बोला ही नहीं कि सोलर रेडिएशन आ रहा है जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। सेकंड फिल्म फॉर्मिंग था, तो उसमें क्या था, फिल्म फॉर्मिंग था तो जो ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर बाहर निकलने वाला था उसको वो रोक रहा है। लेकिन इस वाले में एक चीज है कि हमने क्या किया, एल्बिडो को बढ़ाया, रिफ्लेक्टेंस को बढ़ाया, दैट मींस इसमें हमने डायरेक्टली सनलाइट की बात की, सोलर रेडिएशन की बात की। तो सोलर रेडिएशन का जो लोड था उसको हमने इस पे कम, जो लीफ सरफेस थी उसपे हमने कम पड़ने दिया ना, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा बोलता है कि डिक्रीज करता है नेट रेडिएशन को, नेट सोलर रेडिएशन लोड को, तो वो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स होंगे। ठीक है, एक और इसमें टर्म यूज कर सकता है, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आपने उसमें लिख लो, क्या रिफ्लेक्टेंट, जो रिफ्लेक्टेंस है उसको इंक्रीज करेगा, एल्बिडो को इंक्रीज करेगा, नेट सोलर रेडिएशन जो लोड था उसको डिक्रीज करता है, और रिडक्शन करता है किसमें, रिड्यूस करता है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट को। ठीक है, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, सिंपली बता देती हूँ कि डिस्टेंस के साथ ग्रेडियंट, मतलब ये इसका रिलेशन बताता है डिस्टेंस के साथ, कि कितना वेपर डिस्टेंस के साथ समथिंग ट्रेवल। ये आपको फिजियोलॉजी में अच्छे से समझ में आएगा, बस यहाँ पे आप एक बार ध्यान रख लेना कि रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ग्रेडियंट,
वरना मेरे को फिर डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका बस ध्यान रखो कि ये 3-4 चीज मैंने बता दी, तो किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्टेंस टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल सबसे फेमस है, सबको याद होता है भाई, क्योलिन 5%। ठीक है, 5%, तो इसमें परसेंटेज भी याद रखना, 5% ऑफ केयरलिन होता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है। और कौन सा हो जाएगा आपको, लाइम हो जाएगा, लाइम वाटर या हाइड्रेटेड लाइम, जो बोल लो, हाइड्रेटेड लाइम। और कौन कौन सा, इसे एग्जाम्पल लिखते जाना, चाइना क्ले, चाइना क्ले। और क्या है इसमें, सिलाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा जिंक सल्फेट। ठीक है, और इनके अलावा और भी है, डाइटेमिशियस अर्थ प्रोडक्ट भी आता है, डाइटम्स जो होते हैं, डाइटेमिशियस अर्थ प्रोडक्ट, आइटम्स बनते हैं ना जो हमारे, तो उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको बस एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जांपल्स कभी भी आ सकता है, मैथ्स द फॉलोइंग कहीं भी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग समय याद न रहने की वजह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपको किसके एग्जाम्पल, ये सारे हो गए आपको रिफ्लेक्टेंट टाइप्स। रिफ्लेक्टेंट में 3-4 चीजें आ गई थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि वो क्या क्या चीजें, कोई भी वर्ड आता है तो आपको सेंटेंस आता है तो आपको उसको ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल्स ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट में सिंपली आपको वही याद रखना है कि ऐसे ये केमिकल जो होते हैं, जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, वो क्या करता है, जो शूट की ग्रोथ है उसको वो रिड्यूस कर देगा और रूट की ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रूट शूट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। रूट शूट रेशियो तो कुछ भी दे सकता है, मान लो उसने ऐसा दे दिया कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो कि शूट की ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा है एंड रूट की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, तो वो ग्रोथ रिटार्डेंट है। या फिर ऐसे दे दे डायरेक्टली कि रूट शूट रेशियो को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्रोथ रिटार्डेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो क्यों कर रहा है ऐसा, अगर शूट को, वही शूट को अगर इसने ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से शूट और लीव्स वगैरह ये सब तो है हमारे ट्रांसपायरिंग एरियाज, तो वहां से क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो गया, लेकिन रूट को बढ़ा रहा है, मतलब वाटर को तो अच्छे से इनटेक कर रहा है प्लांट, लेकिन ट्रांसपिरेशन कम कर दिया। यही हमारा वो था, अल्टीमेट गोल था करना, तो इसको ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप बोलते हैं। इसे बस थोड़ा सा यही याद रखना है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल विल बी साइकोसिस, दिस इज वेरी कॉमन, आपको पता होगा। इसके अलावा कुछ कुछ है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो याद कर लेना। मेपिक्वेट क्लोराइड, अभी भी लिख लो, लेकिन मैं आफ्टर क्लास आई विल सेंड इन ग्रुप। ठीक है, मेपिक्वेट क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके बाद कौन सा होगा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और कौन सा हो जाएगा, ब्रेसिनोइड्स, ब्रेसिनोलेट्स। ठीक है, इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड। आज सब लोग ट्राई करना सारे एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए। ठीक है, आज याद कर लेना, कल तो आजादी का दिन है, कल तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, लेकिन 16 को मैं पक्का तुम लोगों से पूछूंगी, है ना, किसी को भी रैंडम मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी और पूछूंगी मैं सबका एग्जाम्पल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये चारों आपको हो गए क्या, हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट्स के टाइप विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब एक चीज लिख लो अपने बुक के टॉप पे ही, मैं बता देती हूँ, जो मैं अभी उस समय बोल रही थी ना कि आपको बताऊंगी मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वो मोड ऑफ एक्शन क्या मैं बोल रही थी लिखने के लिए, ऐसा लिख लो कि इधर एंटी ट्रांसपेरेंट्स के नेम जो है वो, एंटी ट्रांसपेरेंट्स टाइप जो है वो, ये अभी बुक में लिख लेना, और मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है। इसके पहले मैंने स्टोमेटा टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट तो नहीं दिया था, स्टोमेटा क्लोजिंग लिखा था ना, देख लेना एक बार, पता नहीं मैंने क्या लिखा था, स्टोमेटा क्लोजिंग ही लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मोड ऑफ एक्शन सिंपली क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ
स्टोमेटा, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है फिल्म फॉर्मिंग, फिल्म फॉर्मिंग। इसका ही मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या किसी बैरियर क्रिएट करता है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, एक चीज आपको याद रखना है इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन में, इंक्रीज करता है ये बाउंड्री लेयर रेसिस्टेंस को। आपको लग रहा होगा ये क्या नई चीज आ गई, कुछ लोगों को मे भी पता होगा जिनने फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा, बट ये मैं इस समय आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ बाउंड्री लेयर रेसिस्टेंस को मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इंडिविजुअल। एक्चुअली हमारे लीफ में ना 3 टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वो क्रिएट करता है, ठीक है। एक तो जिसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर रेसिस्टेंस, ठीक है। सेकंड होता है मेसोफिल रेजिस्टेंस और एक होता है एस्टोमेटल रेजिस्टेंस। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कल आप लोगों को ये तीनों चीज एक साथ पढ़ा दूं। डायलिन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ किसी और टॉपिक में आपको पढ़ने को आएगा, ये एग्जामिनेशन पर्पस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, मैंने इसलिए लिखवा दिया आपको कि आपको याद होना चाहिए कि जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, जो वो बैरियर क्रिएट कर रहे थे लीफ के ऊपर, वो क्या कर रहा था अल्टीमेटली, वो ऐसा क्या चीज कर रहा था जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन हमारा कम हो जा रहा था। तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस को। बस इतना आप लिख लो अभी समय, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। इंक्रीज करता है बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस को। Along with that, I will explain two others resistance, जिसको क्या बताया मैंने, स्टोमेटा रेजिस्टेंस एंड मेसोफिल, ठीक है। इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन होगा हमारा तो हटाती रह दूंगी, कैसे हटता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड आ जाएगा कौन सा, रिफ्लेक्टेंट टाइप, ठीक है। रिफ्लेक्टेंट टाइप में मैंने क्या बताया था, सिंपली आपको भी ध्यान होगा कि उसमें क्या हो रहा था, हमारा एल्बिडो इंक्रीज हो रहा था। उसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली, अरे यार छोड़ो, थर्ड क्या था, रिफ्लेक्टेंट टाइप, रिफ्लेक्टेंट टाइप। उसका मोड ऑफ एक्शन जो आपने यहाँ मोड ऑफ एक्शन हेडिंग दिया होगा ना, तो उसमें लिख देना आप लोग इंक्रीज एल्बिडो, इंक्रीज एल्बिडो मैंने आपको बताया। और इसमें तो आपको 3-4 चीज मैंने बताई थी। एक तो इंक्रीज करता है एल्बिडो को, जो नेट सोलर रेडिएशन लोड है उसको डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है क्या, वेपर प्रेशर डेफिसिट को, ग्रेडियंट को। देखो 2-3 टर्म है, डिक्रीज करता है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट को, या फिर आपको लिख दो वाटर वेपर डेफिसिट को डिक्रीज करता है, डिक्रीज वाटर वेपर। देखो ये सब थोड़े से है ना एडवांस क्वेश्चन ने पूछ दिया ना, तो जो जिन्होंने नॉर्मली पढ़ा होगा एंटी ट्रांसपेरेंट्स को बहुत इजी समझ के बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसके एग्जांपल्स याद कर लिया होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा इसको डिटेल्स में बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग को ध्यान रहे कि एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ देता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इंक्रीज एल्बिडो के साथ साथ यहाँ पे डिक्रीज वाटर वेपर डेफिसिट, या फिर मैंने क्या बताया था, डिक्रीज वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर डिक्रीज रिड्यूस करता है नेट सोलर रेडिएशन लोड को, या फिर क्या करता है, इंक्रीज करता है रिफ्लेक्टेंस को, मतलब एल्बिडो को इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये सब लिख देना इसको मोड ऑफ एक्शन में, ठीक है। लास्ट वन इज द ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट में सिंपली क्या कर रहा था, इसका रिटार्डेंट, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेंट में क्या कर रहा था, ये सिंपली क्या कर रहा था, जो उसका ट्रांसपायरिंग एरिया था उसको रिड्यूस कर रहा था। उसका मोड ऑफ एक्शन तो यही था ना, रूट शूट रेशियो को इंक्रीज करके या फिर शूट के ग्रोथ को वो कम करके क्या करना चाह रहा था, रिडक्शन इन ट्रांसपायरिंग एरियाज, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया ट्रांसपायरिंग एरिया। तो ये बस आप लिख लो अपने उसमें बुक में, ध्यान रखना। ये हो गया हमारे सारे एंटी ट्रांसपेरेंट्स के टाइप वगैरह। अब नेक्स्ट हमें आज क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कुछ सॉइल कंडीशनर्स भी होते हैं, ठीक है। सॉइल कंडीशनर्स इसको बोलते हैं, वो बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, आप लिख लेना उसमें, ठीक है। कुछ सॉइल कंडीशनर्स भी होते हैं। सॉइल कंडीशनर्स क्या होते हैं, कंडीशनर्स आपको समझ में ही आ रहा होगा, जैसे हम हेयर में अपने कंडीशनर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसकी क्या हमने हेयर के हमारे टेक्सचर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छा शाइनी वगैरह बनाने के लिए। वैसे ही सॉइल में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हम एज अ कंडीशनर यूज करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है।
जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह हो गया, या फिर टेक्सचर जो उसका हो गया, उसको देखो टेक्सचर को तो वैसे हम लोग को पता है सबको कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है बेसिकली उसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि हम लोग ड्राईलैंड में यूज ही कर रहे हैं सॉइल कंडीशनर किसके लिए, ताकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसका जो टेक्सचर है उतना अच्छा हो जाए कि वाटर को ज्यादा देर तक वो होल्ड करके रख पाए, ठीक है। तो कुछ कंडीशनर्स उनका नाम क्या है, एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको हाइड्रोजेल्स, ठीक है। कुछ लोगों ने नाम सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देती हूँ। हाइड्रोजेल्स, हाइड्रो मतलब वाटर, जेल, जेल मतलब जेली लाइक कोई एक मटेरियल होता है, ठीक है। अच्छा, आपको किसी ने ऐसा किया है, सबने किया होगा मुझे जहां तक लग रहा है, बचपन में ना हम मतलब जैसे मैंने किया, मैं बता रही हूँ, छोटे छोटे ना मार्केट में वो मिला करते थे, व्हाइट रंग के ट्रांसपेरेंट बॉल्स मिलते थे, चुन्नू चुन्नू सा मिलता था, ठीक है। तो इसको ना मैं खरीद के लेके आती थी, घर पे डांट पड़ती थी फिर भी जबरदस्ती लेकर आती थी, मेरे को बड़ा मजा आता था। और एक ग्लास या फिर कोई जार होता था, ठीक है, बड़ा या छोटा कोई भी ट्रांसपेरेंट जो बाहर से दिख सके, ठीक है, ऐसे में उसको मैं रख देती थी, ठीक है, और उसमें मैं वाटर फिल कर देती थी। सबने ही किया होगा ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है, अगर बदमाश बच्चे होंगे तो किए होंगे, शरीफ लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करती थी, फिर उसके 3-4 घंटे बाद मैं देखती, तब तो मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा है, बट बड़ा मजा आता था देख के। ऐसे देखते थे हम लोग क्या, कि वो बॉल्स बड़े बड़े हो गए हैं, ऐसे बहुत शाइनी दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, और पूरे जार में जो पानी है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है उसको, ठीक है। पानी हमें नहीं दिख रहा है, उस जो भी ट्रांसपेरेंट जार है हमारा, उसमें वाटर तो मुझे नहीं दिखता था, बस दिखता था जो बॉल्स हैं वो काफी बड़े हो गए हैं और काफी शाइनी दिख रहे हैं। तब मुझे इतना लॉजिक समझ में बस इतना लगता था कि अच्छा ओके, ये जो बॉल्स हैं इसके अंदर पानी चले गए हैं। इन द सेम वे, सेम पैटर्न पे हमारा जो हाइड्रोजेल है वो एक्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोजेल आप जब से मास्टर्स वगैरह कोई करता है इसमें, तो हो सकता है उसका रिसर्च हाइड्रोजेल पे, जैसे कि मेरा था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको छोटे छोटे ऐसे वही छोटे छोटे हाइड्रोजेल्स होते हैं। ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे होते हैं, थोड़े कॉस्टली भी आते हैं ना, इनका कॉस्ट थोड़ा डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट 500 रुपीज से स्टार्ट होता है और काफी कॉस्टली तक जाता है, 2-2 हजार रुपए तक भी होता है पर केजी, ठीक है। तो ऐसे होता है, छोटे छोटे होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉइल है एट द टाइम ऑफ सोइंग, या कभी मैं हम लोग उसको उसको हम अपने रूट जोन के पास, जो भी मेरा क्रॉप अगर है जहाँ आप सोइंग कर रहे हैं, मतलब सीड्स डाल रहे हैं, सीड ड्रॉप कर रहे हैं, वहां पे हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे हमने ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दिया कुछ कुछ डिस्टेंस पे, जैसे मान लो हमारा एक रो है, उसमें कुछ कुछ डिस्टेंस को हमने जहाँ पे सीडिंग की है हमने वहां पे ऐसे ऐसे डाल दिया, ठीक है ना, रूट जोन के पास है, मतलब रूट जोन जैसे जहाँ पे सीड्स को हमने ड्रॉप किया है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद से हमने उसको इरिगेशन दे दिया, या फिर चलो रेनफॉल पे डिपेंडेंसी है, तो रेनफॉल अगर जब आएगा तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब जिसको हम हाइड्रोजेल बोल रहे हैं, या फिर और भी जो भी कंडीशनर्स होते हैं, मैं हाइड्रोजेल का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो ये क्या क्या होगा, अपने वेट से 400 to 500 टाइम्स ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब ये कितने वाटर को होल्ड कर रहा है, जो इसका साइज है उससे 400 to 500 टाइम्स वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब ये वही वही वाली कंडीशन होगी, छोटे से इतना बड़ा बड़ा ये स्वेल हो जाता है और उसके अंदर अपने वाटर को होल्ड करके रखता है। और उसमें क्या होता है, वाटर को होल्ड करके रखता है और धीरे धीरे उसको रिलीज करता है, ताकि क्रॉप उसको एफिशिएंटली यूज करे, रन ऑफ वगैरह नहीं होने देगा। और इसकी वजह से इरोजन भी ऑफकोर्स नहीं होगा, अगर रन ऑफ नहीं हो रहा है तो इरोजन को कम, मतलब देखो कितना फायदा हुआ हाइड्रोजन का। एक तो क्या हुआ कि हमारे वाटर को इसने होल्ड किया, वाटर को एफिशिएंटली यूज होने करने दिया क्रॉप के लिए, क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, हमारे वाटर की सेविंग भी हुई, हमारा रन ऑफ नहीं हुआ, वाटर का जो लॉस हो रहा था वो नहीं हो रहा है, और रन ऑफ की वजह से जो इरोजन क्रिएट हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल आता है पूसा हाइड्रोजन, पूसा हाइड्रोजन मतलब इसको आईआरआई से रिलीज किया गया था, आईआरआई में बनाया गया था इसको, आईआरआई में, ठीक है। पूसा हाइड्रोजन जिसका नाम है वो थोड़ा ज्यादा फेमस है, ठीक है। और जो मेरा ट्रायल लगा था ना, उसमें एक्चुअली जो मैंने हाइड्रोजेल यूज किया था वो हमारे यहाँ पे बीएचयू कैंपस में ही, जो आईआईटी वाले हैं वहाँ पे उन्होंने बनाया था। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने हम लोग को दिया हुआ था कि इसके क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, देखने के लिए कितना ज्यादा वो, मतलब उसमें कितना फायदा हो रहा है हमें, कितना इरिगेशन सेव कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की एक्टिविटी को कैसे हम देखेंगे कि अच्छा है या बुरा है, मतलब बुरा तो नहीं होगा ऑफकोर्स, वाटर को तो होल्ड करके रखता है, हमें ये कंपेयर करना है कि कौन सा कितना ज्यादा अच्छा है। तो ये देखेंगे हम लोग कितना, जैसे मान लो किसी क्रॉप में आपको 7 इरिगेशन आपको लग रहे हैं, ठीक है, और आपको उस साल उस क्रॉप में आपने हाइड्रोजन यूज किया तो आपने 4 ही इरिगेशन दिए, मतलब आपने 3 इरिगेशन की सेविंग की, और 3 इरिगेशन में आपने बहुत पानी सेव कर लिया। जैसे मेरा तो शुगर केन क्रॉप था, ठीक है, तो शुगर केन बहुत ज्यादा हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है, आपको भी पता है। तो सोचो अगर उसमें हमने 3 इरिगेशन भी अगर सेव कर लिया, अगर तो बहुत ज्यादा पानी को हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिशियल, तो यहाँ पे जो आईआईटी कैंपस वाले हैं उन्होंने मुझे हम लोग को प्रोवाइड किया था, उन्होंने हाइड्रोजेल्स, तो उस पर वर्क चला था, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजेल्स हैं अलग अलग कैंपस से या फिर अलग अलग कंपनी जो है वो अपना वो करती है, लेकिन IRI से जो ये पूसा हाइड्रोजेल है ये बहुत ज्यादा फेमस होगा। और कुछ एक जल मतलब अलग अलग नाम से भी आते हैं, एक जल शक्ति है और नाम मुझे भी तुरंत याद नहीं आ रहा है, कुछ जल शक्ति, एक जल शक्ति है और भी कुछ अलग अलग नाम से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बेसिकली मैं इसलिए बता रही हूँ फॉर योर नॉलेज, याद रखना सॉइल कंडीशनर्स मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को तो इंक्रीज कर रहा है ना सॉइल के, मतलब खुद तो गया उसमें, इसके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है अल्टीमेटली हमारे सॉइल की तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो बात वही होगी अल्टीमेटली, तो वो क्या करता है सॉइल की फिजिकल कैपेसिटी जो वो है प्रॉपर्टीज है उसको इंप्रूव करता है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको इंप्रूव करा। इसका एग्जांपल क्या हो गया हाइड्रोजेल्स। तो इसको भी हम ड्राईलैंड एरियाज में अगर आपसे कोई बोले हाँ डेफिनेटली हम रेकमेंड कर सकते हैं हाइड्रोजेल्स वगैरह, जल शक्ति वगैरह, ताकि वहाँ पे वाटर की सेविंग हो सके, मॉइस्चर को हम कंजर्व कर सके। ठीक है, अब आते हैं अलग टॉपिक पे, हम स्विच करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक जितना टॉपिक पढ़ लिया, फिर क्रॉप एडेप्टेशंस के बाद से कल हमने मॉइस्चर कंजर्वेशन स्टार्ट किया। हाँ, मॉइस्चर कंजर्वेशन में मैंने आपको बता दिया ना कि 3 चीजें, एक रन ऑफ हो गया, एक इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के लिए क्या क्या चीजें हो सकती थी वो हमने पढ़ लिया। रन ऑफ के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जैसे कि हमारा इन सीटू जो मॉइस्चर कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रॉड बेड फरो या फिर एरीज एंड फरो जो मेथड्स वगैरह होता है, या कंपार्टमेंटल बंडिंग, वो बाद में आपको पढ़ाऊंगी तो वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, रन ऑफ कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब एक न्यू हम लोग टॉपिक स्विच करते हैं, that is contingency। कंटिंजेंसी ये आई है, ठीक है, कंटिंजेंसी क्रॉप प्लानिंग। ठीक है, एक बार मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था ना, कंटिंजेंट ड्रॉट बोला था ना, कंटिंजेंट ड्रॉट, तो उसमें क्या बताया था, एबनॉर्मल, किस इसका एबनॉर्मल होना मतलब कंटिंजेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे क्रॉप प्लानिंग, पहले सिर्फ क्रॉप प्लानिंग को आप समझो, मतलब क्रॉप प्लानिंग आपको ही पता है क्रॉप प्लानिंग क्या होता है। जैसे कि सिंपली हमारा जो इंडिया है काफी डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ सॉइल या फिर वहाँ पे वाटर कह दो या फिर कोई भी वहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे जो टोपोग्राफी है, वहाँ की क्लाइमेट है या सॉइल टाइप्स है, वो काफी डाइवर्सिफाइड है। तो सबको आपको पता होगा कि हर जगह पे हम किसी भी काइंड का हम लोग क्रॉप नहीं उगा सकते, मतलब हमारी मर्जी पड़ी तो हमने नॉर्थ में ये उगा दिया, साउथ में ये उगा दिया, या फिर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे काफी बारिश हो रही है तो वहाँ पे हमने कुछ और उगा दिया। तो हम क्या करते हैं इसी के बेसिस पे, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो क्लाइमेटिक बेसिस पे क्यों अलग किया गया, ताकि हम लोग जो क्रॉप्स की सोइंग कर रहे हैं, कल्टिवेशन कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफी ईजी हो। ईजी इसलिए हो कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम इस चीज को सोच पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि किस टाइप के क्रॉप्स को हमें किस एरिया में ग्रो करना है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की वेदर, वहाँ की जो भी टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्रॉप प्लानिंग का सिंपली मतलब यही हो गया कि हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्रॉप प्लानिंग करते हैं। तो हर एरियाज का एक नॉर्मल क्रॉपिंग पैटर्न होता है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप प्लानिंग जो भी कह लो। जैसे मैं आपसे किसी से एग्जांपल किसी से पूछ लूं अगर, ठीक है, जैसे अंजलि से पूछ लूं या मोहित किसी से पूछ लूं कि चलो आपके यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। जैसे अभी हम लोग बीच में बिहार में हमारे के एग्जाम हुआ था, उसमें मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो उन्होंने ये मतलब ये दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपके एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न कोई पूछ देता है। वो क्रॉपिंग पैटर्न पूछ के मतलब बहुत कुछ जानना चाहता है आपसे इस बारे में कि आपको आइडिया है कि नहीं कि आपके यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, आपके यहाँ का रेनफॉल कितना है, आपके यहाँ क्या कमी है, क्या कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है। तो क्रॉपिंग पैटर्न ऐसी चीज है जो हर एरिया में अलग अलग फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, वहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है वहाँ का, यहाँ पे जो चीजें अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज की, उस बेसिस पे होता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसके साथ हमने एक प्रीफिक्स यूज किया कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब एबनॉर्मल एबेरेंट वेदर कंडीशन, एक आता है टर्म एबेरेंट वेदर कंडीशंस। ठीक है, एबेरेंट वेदर कंडीशंस। ठीक है, एबेरेंट वेदर का मतलब क्या होता है, एबेरेंट मतलब एबनॉर्मल हो जाना, जो आपका एक फॉलो होते हुए आ रहा था किसी एरिया में एक पैटर्न, उसका अचानक से चेंज हो जाना किसी भी कैलेमिटीज की वजह से। जैसे कि मालूम है क्या बताया था आपको, ड्रॉट वाली कंडीशंस आ गई, बहुत ज्यादा सीवियर ड्रॉट आ गया, वही ड्राई स्पेल्स वगैरह आ गए, अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन ड्रॉट, टर्मिनल ड्रॉट, डिले हो गई मॉनसून में, पहले ही उसका सिचुएशन हो गया, जिस समय उसका विड्रॉल होना था उसके बहुत पहले ही हो गया। तो ये सब क्या हो गया, एवरेंट वेदर कंडीशंस हो गए। ठीक है, तो एक तो आप नॉर्मल जो क्रॉपिंग कर रहे थे वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, किसी एक प्लेस पे हम लोग नॉर्मल क्रॉपिंग कर रहे थे वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल था, जो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा था। डेफिनेटली हम लोग कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न चूज करते हैं, जो वहां के एरियाज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है,
अब ये आ गया एबरेंट वेदर कंडीशंस आ गई, ऐसी कंडीशंस आ गई जहां पे वहां पे जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस थी उससे वो डिफर कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम फिर सोइंग ही नहीं करेंगे, फिर उस साल क्या होगा कि उस एरिया में हम लोग सोइंग ही नहीं करेंगे, कल्टीवेशन यील्ड नहीं करेंगे, ऐसा तो हम नहीं करते हैं ना। उस समय हम क्या करते हैं कि एक ऑलरेडी एक प्लानिंग रहती है। ठीक है, आप जब क्रीडा, एक काम करना, आप आज क्लास के बाद से क्रीडा की वेबसाइट ओपन करना। ठीक है, क्रीडा की आप वेबसाइट ओपन करना, उसमें देखना आप, उसमें ना कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग करके एक दिया होगा। ठीक, उस पर क्लिक करोगे ना आप, तो हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स का आपको कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग दिया होगा। फिर आप सोचोगे कि ये पहले से कैसे पता, तो ये ना ऑफ कोर्स ऐसा थोड़ी होगा कि आपके घर पे जब फ्लड आएगी तब आराम से आप सोचोगे कि अच्छा अब मुझे कैसे बचाना है अपने जो भी टीवी है, ये है वो। पता है कुछ साल पहले 2017 में हमारे बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आया था, इवन मेरे घर पे भी आया था। तो वो बहुत अचानक से था फ्लड, मतलब बहुत इतनी तेजी में आया ना। पहले से हमारा अगर प्लान होता, किसी को पता होता कि हाँ वो बहुत मतलब कि फ्लड आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो भी हमारे पास चीजें थी, टीवी था, हमारा जो कार था वो भी वो चला गया बाढ़ में ही, है ना, फ्लड में। तो हमारे जो पापा मेरे क्या करते हैं, जो हमारा जो भी कार वगैरह था उसको ऑलरेडी कहीं किसी और प्लेस पे रख के आते हैं, जो थोड़े अप हिल्स में थे, जो थोड़े ऊपर में एरिया में था, अपलैंड में से, वहां पे रख के आते हैं। अब हम लोग के एरिया में थोड़ा सा लो है, वहां पे इतनी जल्दी फ्लड आया कि उस टाइम उस साल बहुत ज्यादा लॉस हुआ था बिहार में, बहुत ज्यादा ही हुआ था। ठीक है, तो मेरे ऑफ कोर्स बहुत पहले भी बहुत बार फ्लड आए हुए होंगे, लेकिन जो मेरे होस्ट में जो मैंने देखा है वो फ्लड मेरे को सबसे ज्यादा डेंजरस लगता था। जिस समय हम लोग का जो घर था वो बहुत डूब गया था, मतलब हम लोग की हाइट के इतने तक उसमें पानी आ गई थी, और जितने मेरे यहाँ के टीवी, कार एंड ऑल, फ्रीज जितने से थे उसमें, पता है उसमें वो तैर रहे थे पानी में, ये कंडीशंस थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अगर हमें उस समय पता होता कि फ्लड आने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो एक प्लान सेट करके रखते हैं हम लोग कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, चाहे चीजों को पहले से हम सेव कर लेते हैं कि हाँ नहीं हम वहां पे रखाते हैं, ताकि, या फिर ऊपर ही हम लोग का जो फ्लोर है उस वाले फ्लोर पे सारा सामान शिफ्ट कर देते हैं नीचे वाले फ्लोर का। तो क्यों अचानक आने की वजह से, इसलिए क्या होता है, जैसे जो क्रीडा है, ठीक है ना, क्रीडा, अब जो ड्राईलैंड एरियाज हैं वहां पे सिचुएशन सबको पता है कि आने वाली है, ड्रॉट की कभी भी आ सकती है। कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका हमारे क्लासिफिकेशन किया होगा कि यहाँ पे हर 5 साल में ड्रॉट तो आना ही है, यहाँ पे हर 3 साल में तो आना ही है, यहाँ पे हर 2 साल में तो आना ही है। ऐसे कुछ ना स्टेट्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो फर्दर मैं आपको बता दूंगी आगे के लेक्चर्स में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पता है हमें ऑलरेडी कि वहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन आनी है, वहाँ पे ड्रॉट आनी है, वहाँ पे ड्राई स्पेल्स आनी है, वहाँ पे जो मानसून है उसका जरूरी नहीं है। ये सारे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे ड्राईलैंड में, ठीक है ना, आपको बताया था मैंने, ड्राई स्पेल्स आते हैं वहाँ पे जो मानसून है वो फिक्स्ड नहीं है कब आएगा और कब जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमें ड्राईलैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में पता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक ऑलरेडी कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग जो है वो बनाकर, ये क्रीडा की वेबसाइट पे आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग इवन स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे तो यू कैन चेक देयर कि ऑलरेडी वहाँ पे प्लान बना हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एक जगह नॉर्मल हम क्या करते हैं, क्या सोइंग करते हैं, वो नॉर्मल क्रॉपिंग पैटर्न लिखा हुआ है, और तब उसमें अलग एक ब्रैकेट बना के लिखा हुआ, अलग कॉलम बना के लिखा हुआ है कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान में हम कौन सी क्रॉप की सोइंग करेंगे। जैसे मान लो किसी एरिया में पहले हम राइस की कर रहे थे, ठीक है, अब मान लो वहाँ पे वो आ गया, ड्रॉट आ गया, तो क्या आप राइस को ही फॉलो करोगे, इतना ज्यादा उसको पानी चाहिए होता है, आप स्विच तो करोगे ना किसी और क्रॉप पे। तो वो कंटिजेंटी प्लान ऑलरेडी वहाँ के फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बना होगा। जैसे एग्जांपल मान लो उसने ये यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं हम अब राइस की जगह वहाँ पे कोई और सीरियल, जैसे कि हम पर्ल मिलेट को लिख देंगे कि हम जो हमारा मिलेट्स वगैरह है उसको हम ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के ना आज आप ओपन कर लेना क्रीडा का वेबसाइट, उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कंटिन्यूअसली क्रॉप प्लानिंग कैसे बनती है और पहले से कैसे डिक्लेयर होता है। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉट को डिक्लेयर करके बहुत अच्छा से उसमें दिया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कंटिन्यूअसली क्रॉप प्लानिंग का मतलब, मैं सिंपली आपको ये समझाने वाली थी कि किसी भी प्लेस पे नॉर्मली जो सोइंग की जाती है जिस क्रॉप की, जो हाईली प्रॉफिटेबल होता है, उसकी जगह पे हम एक ऐसे क्रॉप को चूज करते हैं। उसकी जगह पे, जैसे यहाँ पे राइस था जहाँ पे काफी अच्छा वहाँ पे यील्ड हो रहा था, प्रॉफिटेबल था, उसकी जगह पे हम कोई अलग क्रॉप चूज करते हैं जो उस टाइम के, मान लो जैसे पर्लमेट मैंने चूज किया, जो उस टाइम के क्लाइमेटिक कंडीशंस को ट्यून कर सके, मतलब ट्यून इन अ सेंस उसके साथ वो ट्विनिंग कर सके, मतलब उस कंडीशंस में ये अच्छे से ग्रो करेगा रेदर देन दिस। तो इसी को कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग कहते हैं, जो नॉर्मली हम शो करते थे हर साल से, हमेशा करते आते थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं इस बार जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्रॉट की कंडीशन पहले हो जाएगा, आईएमडी जो है पहले से क्लियर कर देगा। पहले तो देखो एक्चुअली पहले सिर्फ और सिर्फ आईएमडी पे डिपेंडेंसी थी ड्रॉट को डिक्लेयर करने की, कुछ क्राइटेरिया, लेकिन अब बहुत सारे एडवांस क्राइटेरिया जो जुड़ गए हैं, जो आप लोग इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, मास्टर्स वगैरह में जब तक पढ़ोगे, जैसे रिमोट सेंसिंग के थ्रू या फिर हाइड्रोलॉजिकल, बहुत सारे ऐसे चीजें है ना, अब उसमें एड ऑन हो गए हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ आईएमडी के पास था उस चीज को राइट डिक्लेयर करने का, अब बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जिनके पास राइट आ गया है। ठीक है ना, ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है,
तो आईएमडी ने मान लो डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ड्रॉट है, ठीक है, अब ड्रॉट तो आ गई, अब हमें कौन सी क्रॉप प्लानिंग को फॉलो करना है वो हम कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग से देखकर उस क्रॉप को शो करते हैं, ठीक है। इवन फार्मर्स भी इस चीज के लिए अपडेट रहते हैं कि हाँ कंटिजेंसी मतलब अगर क्रॉप प्लानिंग हमें चेंज करनी है तो कौन सी हमें क्रॉप्स लगाने होंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, ड्राई स्पेल्स आता है तो, या फिर डिले होती है मॉनसून में तो, या फिर अर्ली विड्रॉल होता है तो, वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी किस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको बस इतना समझ लो कि इसको कंटिजेंसी हम क्रॉप प्लानिंग कहते हैं, मतलब इसको कंटिजेंसी क्रॉपिंग कहते हैं एक्चुअली, जो मैंने आपको बताया ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप। प्लानिंग मतलब प्लान करना, एक ऐसा प्लान बनाना, प्लान बनाया कि अच्छा ऐसे 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 करेंगे, ठीक है, तो उसको प्लान बोलेंगे, तो दैट इज कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग। और ऐसे क्रॉप की ग्रोइंग करना, उस टर्म को क्या बोलेंगे, अगर ग्रोइंग कर रहे हैं क्रॉप को इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सोइंग क्रॉप जो हमेशा लगाते थे प्रॉफिटेबल, तो उसको हम बोलेंगे कंटिजेंसी क्रॉपिंग। कंटिजेंसी क्रॉपिंग दोनों डिफरेंट टर्म है, एक है कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग, इसको प्लान किया हमने, बनाया प्लान को, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हमने, तो ये हो गया कंटिजेंसी क्रॉपिंग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग है जो भी, ठीक है। अब इसमें सिंपली आप लोग को बस ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगी। जैसे कि मान लो कि जैसे एग्जांपल कि आपके यहाँ जो क्लाइमेटिक, एक तो पहले कंटिजेंसी क्रॉपिंग जो होगा काफी हाईली लोकेशन स्पेसिफिक होगा, ये आप भी समझ सकते हो, तभी तो मैंने बोला क्रीडा ने अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग बना रखी है, क्योंकि बहुत लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब जनरली क्या करते हैं हम लोग, जब कोई भी ऐसी आएगी एपरेंट वेदर कंडीशन, तो जनरली हम क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के जो भी पल्सेस वगैरह हैं उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। दो तीन इसके फैक्टर्स आप भी समझ सकते हो, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर देगा लाइफ साइकिल। दूसरा ये जो पल्सेस होते हैं वो थोड़े हार्डी नेचर के भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट वगैरह कम है, तो इस कारण से हम इसको ग्रो करते हैं। अब मान लो कि ऐसी कंडीशन आती है कि मान लो कि डिक्लेयर हो गया कि हाँ शुरू में मान लो कि मानसून का डिले हो गया, शुरू में ही काफी डिले हो गया, अब फार्मर ने क्या किया, कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग को फॉलो कर दिया, ठीक है, कंटिजेंसी को उसने फॉलो कर दिया। ये कुछ कुछ कंडीशंस बता रही हूँ। अब कंटिजेंसी को उसने फॉलो कर दिया मतलब उसने सोइंग कर दी किस क्रॉप की, ऐसे क्रॉप का जो अल्टरनेट क्रॉप है, मतलब जो मेन क्रॉप जो नॉर्मल सोइंग क्रॉप था उसको उसने नहीं लगाया, उसने जो कंटिजेंट प्लानिंग में जो क्रॉप था उसको उसने सो कर दिया। अब पता चल रहा है कि कुछ दिन बाद रेनफॉल बहुत अच्छी होने लग गई, बहुत अच्छी होने लग गई, ठीक है। तो अब इसमें वो क्या करे, ऐसा थोड़ी करेगा कि इसको जाके उसको उखाड़ देगा फिर वापस से अपना जो नॉर्मल वाला था। भाई एग्रीकल्चर सबको पता है कि ये हमारे हाथों में नहीं होता, जो टाइम आएगा उस टाइम पे हम क्रॉप को कर लिए, क्रॉप हमारा वेट नहीं करेगा कि हाँ अभी नॉर्मल अच्छा होगा वेदर तब मैं ग्रो करूंगा या फिर तब मेरे को लगा देना, क्योंकि उनकी जो सोइंग टाइमिंग होती है ना, सोइंग डेट्स, ये क्रॉप के केस में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसको नॉन मॉनिटरी इनपुट्स कहते हैं, ठीक है, नॉन मॉनिटरी, जिसमें हमारा पैसा नहीं लग रहा है फिर भी वो चीजें इनपुट्स, नॉन मॉनेटरी इनपुट्स, कभी ये टर्म है तो ध्यान रखना, नॉन मॉनेटरी इनपुट्स का मतलब होता है कि ऐसे इनपुट्स जिसमें हमारा पैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना, डेट ऑफ ये सोइंग कब करनी है, डेट ऑफ सोइंग में हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है डिसाइड करने में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे ड्राईलैंड के केस में, जैसे कि डेट ऑफ सोइंग कौन सा होगा, डेट ऑफ हार्वेस्टिंग कौन सा होगा, हमको कब फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है, कब इरिगेशन करना है, दैट इज नॉन मॉनिटरी इनपुट्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत फैक्टर, मान लो अपने डेट ऑफ सोइंग को अपनी मर्जी से अगर फ्लक्चुएट कर लिया तो आप सोचो एक बारी रेनफॉल आया चला गया, तब आप अपनी मर्जी से सोचो कि चलो आज मान लो आज मेरे घर पे शादी है, मैंने सोचा चलो आज नहीं सोइंग करते हैं हम 10 दिन बाद करेंगे, तो बारिश मेरे हाथों में नहीं है ना, फिर वो टाइम चला जाएगा तो ड्राईलैंड में बहुत दिक्कत हो जाएगी, यील्ड काफी रिडक्शन होगा। चलो इरिगेटेड केस में तो हम कर भी सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन कर देंगे, वाटर का कोई बात नहीं है, हम उसको पानी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ड्राईलैंड में क्या है, इसलिए जो नॉन मॉनिटरी इनपुट्स हैं ये ड्राईलैंड के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इरिगेटेड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नॉन मॉनिटरी इनपुट्स जो है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ज्यादा इनका सिग्निफिकेंस होता है एज कम्पेयर टू इरिगेटेड कंडीशंस, ठीक है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर। डेट ऑफ सोइंग हो गया, डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन कब करेंगे, डेट ऑफ इरिगेशन कब होगा, डेट जब हार्वेस्टिंग का डेट कौन सा रखेंगे हम लोग, मेथड कौन सा होगा इरिगेशन का, ये सारे नॉन मॉनिटरी इनपुट्स होते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि मान लो सोइंग को तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि क्रॉप को उस समय हटा के और फिर जो हमारा नॉर्मल क्रॉप था वो लगाएंगे, पता चला बाद में रेनफॉल अच्छी हो गई, अब फार्मर को तो लॉस होगा क्योंकि वो उसने कौन से क्रॉप को फॉलो किया, शॉर्ट ड्यूरेशन को। अब इस कंडीशंस में क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जिनको जैसे मान लो पर्ल मिलेट लगा दिया, मतलब उसने कंटिजेंसी में पर्ल मिलेट ही लगाया है मान लो, ठीक है, उसने कंटिजेंसी में ये जो सोइंग की है उसने पर्ल मिलेट की ही की है। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, उसने देखा कि अरे यार बाद में तो रेनफॉल अच्छी होने लग गई, शुरू में तो खराब हुई, डिले हुई मानसून में, तो मैंने तो वो लगा दिया, कंटिजेंट क्रॉप लगा दिया, अब पता चल रहा है कि रेनफॉल लास्ट में अच्छी होने लग गई। तो जैसे मान लो उसने पर्ल मिलेट लगाया था
एज अल्टरनेट क्रॉप। अब उसकी क्या करेगा, वो रेटूनिंग ले लेगा। रेटून आप लोग सबको समझते होंगे, जो भी क्रॉप हम लोग लगाते हैं, जैसे कि मान लो शुगर केन हो गया, कर्ल मिलेट सॉर्गम, बेसिकली शुगर केन के केस में हम रेटूनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा अवर ग्राउंड का जो पार्ट होता है, जैसे मान लो हार्वेस्टिंग किया तो जो ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट होगा अवर ग्राउंड, जिसको स्टबल बोल सकते हैं, स्टबल या स्टॉक जो भी बोलो, ठीक है, स्टॉक, वो ऑन लेफ्ट छोड़ देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कट नहीं करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जो ऊपर का था वो सब हमने कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसी से ही न्यू प्लांट का रीग्रो हो जाता है, मतलब रीग्रोथ हो जाती है न्यू प्लांट्स की। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेटूनिंग बोलते हैं। तो मान लो कि उसने क्या लगाया था, कर्ल मिलेट लगाया था, और उसने देखा कि रेनफॉल अच्छी हो गई, तो वो क्या रेटूनिंग कर लेगा, वो सोचेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, रेनफॉल तो अच्छी हो ही रही है, तो काम करते हैं, मेन क्रॉप तो ले लिया हमने, उसके से उसको उसके रेटून को रहने देते हैं, और उसका और जो और आगे भी यील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो रेटूनिंग, तो ये मतलब आपको कभी भी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे तो इस टाइप का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है, रेटूनिंग कर लेगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि मान लो कि अगर उसने कोई कोई ऐसा फार्मर है, ठीक है, ये सब रेडी रेडी में दिया हुआ है, पढ़ोगे ना रेडी वाली की बुक तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, आपको वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई फार्मर है जो कि थोड़ा मतलब रिच है, बहुत रिच तो नहीं है, थाईलैंड में इतने रिच फार्मर्स नहीं होते हैं, बट स्टिल मान लो कि एज कम्पेयर टू अदर फार्मर्स वो थोड़ा उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, तो वो थोड़ा रिस्क ले लेगा। मान लो उसने लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप लगा दी, ठीक है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन उसने क्रॉप लगाया, तो मान लो कि अगर उसको दिखा कि रेनफॉल अच्छी खासी होने लग गई है तब तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या कर लेगा, उसको एज अ फॉर्डर, जैसे मान लो उसने सॉर्गम लगाया, लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन सा लगा देगा, वो सॉर्गम लगा देगा, सोचेगा सॉर्गम लगा देता हूँ, अगर रेनफॉल अच्छी हुई, बारिश वारिश अच्छे से हो गई, मिल गई, तब तो उसको हम एज अ ग्रेन यूज कर लेंगे, अगर नहीं हुई तो उसको एज अ फॉर्डर यूज कर लेंगे, ठीक है। ये सब मैं मेंटल वो बता रही हूँ चीजें आपको, मेंटेलिटी फार्मर्स की, कि वो उस समय क्या क्या कर सकता है, ठीक है, उसको क्या क्या कंटिजेंसी प्लानिंग हमने दी है कि हाँ तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रॉप के बारे में, क्रॉप को कैसे हम चूज करते हैं, क्रॉप के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद क्या करेंगे, अगर दिखेंगे कि नहीं जो रेनफॉल है वो वापस से सही हो जाती है, तो उस कंडीशंस में हम लोग रेटूनिंग ले सकते हैं, या फिर ऐसा लॉन्ग, कोई फार्मर रिच है, थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी है, तो वो क्या करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे सॉर्गम वगैरह को लेगा, और सरगम को लेगा, उसको एज अ ग्रेन उसको अचीव करेगा, कब, जब देखेगा कि रेनफॉल अच्छी हो रही है, लेकिन उसको जैसे दिखेगा बीच में कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एज अ फॉर्डर फॉर्म में इसको यूज कर देगा, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि मान लो कि इसकी सोइंग वगैरह पे, जैसे सोइंग का मैंने आपको बता ही दिया कि सोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राईलैंड कंडीशंस वगैरह में, तो कैसे करेंगे, तो एक और चीज नॉर्मली जो आप लोग पढ़ते हैं सीड ट्रीटमेंट वगैरह वो सब भी करते हैं हम लोग, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट वगैरह, सीड ट्रीटमेंट मेनली किससे क्या आता है, मैंगो जेब वगैरह से, मैंगो जेब, बस इतना याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि हाँ उसने की। एक और चीज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आपने पढ़ा होगा, इसका यूज करके क्या करेंगे, सीड और फर्टिलाइजर को एक साथ हम लोग अप्लाई वो कर देंगे, मतलब सोइंग भी कर देंगे और फर्टिलाइजर भी तभी दे देंगे। अच्छा एक और चीज आप लोगों को पता है सबको कैसे करते हैं चीज, मतलब एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कभी किसी एग्जाम में, मुझे याद है जेआरएफ का नहीं किसी और एग्जाम में, कि सीड्स को ऊपर सो करते हैं या फिर फर्टिलाइजर को, ठीक है, उसमें 2-3 स्टेटमेंट दिए थे, वही देखना था। तो हमेशा याद रखना फर्टिलाइजर नीचे होता है, ठीक है, और उसके थोड़े से कुछ डिस्टेंस पे हम लोग या जो भी एलिमेंट्स कह दो, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जो भी कह दो, उसके थोड़ा सा ऊपर सीड्स रखते हैं फिर हम लोग कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर। तो ये याद रखना, ये सीड है और ये फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से हम लोग क्या करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर भी दे देंगे और हम लोग क्या करेंगे, सीड्स की सोइंग भी कर देंगे। अब एक और चीज है कि मान लो कि इतना ज्यादा एवरेंट कंडीशंस चला, मतलब इतना खराब मानसून की स्थिति चली कि आपको कौन से मंथ में आपको करना पड़ा सोइंग, सितंबर में। मान लो कि बहुत खराब सिचुएशन, बिल्कुल बारिश वारिश कुछ नहीं, सब कंटीजेंट प्लान बता रही हूँ, सिंपली बस अपना सुनते जाना और ध्यान रखते जाना। मान लो सितंबर में सोइंग हो रही है, आपको सबको पता है कि सितंबर में क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा कम होने लगता है, सितंबर से ऑनवर्ड्स हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, जो हमारा डे लेंथ है वो कम होता जाता है, ठीक है, डे लेंथ कम होता जाता है। तो क्या होगा इस कंडीशंस में, आपको लगता है कि क्रॉप अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, सितंबर में तो हम लगाएंगे तो क्या ही लगाएंगे हम लोग, जो क्रॉप्स लगाएंगे उनको हम टेम्परेचर थोड़ी हाई चाहिए होती है, उनकी जर्मिनेशन टाइम पे थोड़ा डे लेंथ भी अच्छा खासा चाहिए होता है, तो इस टाइम पे क्या होगा, क्रॉप जो होगा हमारा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, तो उस समय जैसे क्रॉप है, ठीक है ना, ये
पहले हम मान लो इसको लगाते थे 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे, 45 सेंटीमीटर। अब अगर हमने उसको काफी लेट सोइंग की है तो हम इसको इस समय ना सिर्फ 30 सेंटीमीटर के ही स्पेसिंग पे लगा देंगे। क्यों? सोचो आपकी क्यों इसको हमने स्पेसिंग क्यों कम की है? कंटिजेंट एक प्लान क्यों बताया गया कि हाँ अगर सोइंग करनी है सितंबर में तो करो, लेकिन उसका स्पेसिंग जो यूजुअल था उससे कम कर। जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि हमारा वो पर मिनट वगैरह होता है, सौरगम पर मिनट, ये सबको हम लोग नॉर्मली कितने पे शो करते हैं? 45 सेंटीमीटर पे। लेकिन हम लोग कंटिजेंट प्लान में अगर सितंबर में शो करते हैं तो हम लोग उसको 30 पे शो करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि जो हमारा जो क्रॉप इल्ड है, मतलब जो क्रॉप का ग्रोथ है वो काफी कम होगा, क्योंकि ये सब कंडीशंस उसको मिल रही है जबकि उसको हाई चाहिए था। तो उसकी वजह से जो क्रॉप का ग्रोथ है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ उसका कम हो रहा है। तो ग्रोथ कम हो रहा है मतलब ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा क्रॉप्स के बीच में, क्रॉप्स में जो कंपटीशन है वो कम होगा। तो इसकी वजह से अगर हम लोग एक जो स्पेसिफिक हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्पेसिंग इतना रखते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, तभी ना हम सारे क्रॉप्स का अलग अलग स्पेसिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। वो कंपटीशन को माइंड में रखते हुए कि कितना दो क्रॉप्स के बीच में हमें इतने का स्पेसिंग रखना होता है, दो के बीच में हमें इतना स्पेसिंग, ये सब ना साइंटिफिकली इसके पीछे रीजंस हैं कि क्यों डिसाइड करते हैं स्पेसिंग, ताकि उनके बीच जितने में कम से कम कंपटीशन हो। तब तो तुम कह दोगे कि तो फिर तो मैं काम करते हैं तो एक को इतना, एक को इस कॉर्नर पे, दूसरे को इस कॉर्नर पे लगा देते हैं, तब तो सबसे कम कंपटीशन होगा। तो भाई ऐसा भी नहीं करना है कि हमको बीच का जो इतना स्पेस है, हम तो लैंड को फिर यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का ये चीजें होती हैं कि हमें स्पेसिंग उतनी तक रखनी है जहां पे हमारा कंपटीशन जो है वो कम से कम हो, मतलब ऑप्टिमम पे हो। ठीक, कम से कम भी नहीं बोल सकते हैं, जिस कंडीशन से हमारा यील्ड मैक्सिमम हो, यील्ड मैक्सिमम हो और कंपटीशन कम हो, यील्ड मैक्सिमम हो, ठीक है, और हमारा कंपटीशन कम हो। तो मान लो कि दो क्रॉप के बीच हमें पता चला कि कोई सीरियल क्रॉप है, उसके बीच का अगर हम डिस्टेंस स्पेसिंग रखते हैं 45 सेंटीमीटर का, तो उसकी यील्ड भी अच्छी होगी, कंपटीशन कम होगा। ठीक है, तो वैसे क्या करते हैं कि हम लोग को जब पता ही चल गया है कि क्रॉप के बीच में कंपटीशन तो कम होगी, क्योंकि वैसे भी क्रॉप की ग्रोथ जो है काफी पुअर है, तो हम क्यों भाई स्पेस को इतना छोड़े, हम क्यों नहीं उस लैंड एरियाज को यूटिलाइज करें एफिशिएंटली। ठीक है ना, तो इसमें स्मार्ट होना पड़ता है, और 45 सेंटीमीटर के बदले हम 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे ही रख देंगे, क्योंकि हमें पता तो है भाई कि ये इतना कंपटीशन तो कर नहीं रहा एक दूसरे से, तो पास पास में ही रख लो, क्या जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आपको सबको पता ही है कि जैसे कि हम लोग जो NPK 3 प्राइमरी है ना, एसेंशियल, उसको देना होता है। नाइट्रोजन को हमेशा हम बेस वो देते हैं स्प्लिट्स में, आप सबको पता होगा इसके रीजन में क्या होता है। नाइट्रोजन को हमेशा स्प्लिट्स में क्यों देते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को? ड्यू टू द उसका जो फेट होता है बहुत ज्यादा होता है ना, किस चीज में? लीचिंग में, आपको डीनाइट्रिफिकेशन में, उसका जाके फिक्सेशंस में, ये सब उसका जो फेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि वोलेटिलाइजेशन भी हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएगी। तो इन सब से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है ये यूनिवर्सल है कि उसको हम लोग स्प्लिट डोजेज में ही देते हैं, वो रेनफेड हो या फिर ड्राईलैंड हो। ठीक है, लेकिन यही है कि इरिगेटेड कंडीशन में, सॉरी इरिगेटेड कंडीशंस में क्या होगा कि स्प्लिट डोजेज जो है वो हम लोग, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है तो हम लोग ज्यादा दे सकते हैं, मतलब जब जब पानी हम देंगे उसको दे सकते हैं। लेकिन जो ड्राईलैंड में है थोड़ा हम लोग को उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पानी नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हम लोग फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं ना, उसके पहले हम लोग को फील्ड में या प्रैक्टिकली देखोगे अगर मास्टर्स वगैरह कर, तो हम पहले इरिगेट कर देते हैं फील्ड को, तब देते हैं। ठीक है ना, उससे उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पानी की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह अच्छे से होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो याद रखना। और जो पी और के सबको पता है हम लोग कि एज अ बेसल डोज देते हैं। ठीक है, एक चीज तो सबको पता ही होगी, जो हमारी इंडियन सॉइल है वो डेफिशिएंट है किसमें? नाइट्रोजन में। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसलिए हमें सबसे ज्यादा देना पड़ता है। जो इंडियन हमारा इकोनॉमी में, तो जो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, दूसरे कंट्री ऐसी नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री की कंडीशन ये है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पे ही ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारे फार्मर्स की भी, क्योंकि हमारे सॉइल में बहुत डेफिशिएंट भी है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसे है कि अगर हम लोग को नाइट्रोजन देना होता है स्प्लिट में, ये दोनों देना होता है हम लोग को बेसल, इसके अलावा हम लोग को वो भी देना है, जिंक भी देना है, आयरन भी देना है। ठीक है, और क्या दे सकते हैं? जिंक, आयरन, कैल्शियम वगैरह भी देना होता है। तो जिंक का, हाँ, जिंक का एक चीज बताना, आप किसी को पता हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, इसका जो क्रिटिकल लिमिट है ये मुझे बता देना अभी चैट बॉक्स में, दोनों, इन प्लांट कितना होता है और इन सॉइल कितना होता है जिंक का। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा।
जो हमारे बिहार में भी एग्जामिनेशन हुआ था ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें भी आया था, ठीक है। तो जिंक की क्रिटिकल लिमिट क्या होती है इन प्लांट्स और इन सॉइल बोथ, अभी चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें अपने सॉइल को एनपीके, जिंक, आयरन सब कुछ देना है, ठीक है। तो इनका तो हम बेसल डोज में ही दे देंगे, और नाइट्रोजन को हम एक बेसल और बाकी सब स्प्लिट्स में देते हैं, ये सिंपली आपको सबको पता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा एक रेडी में एक चीज दी हुई है कि हम लोग जो नाइट्रोजन है उसको, मान लो कि कोई सीरियल हमने ग्रो किया है, ठीक है, सीरियल क्रॉप ग्रो किया है। अब इसमें क्या होगा कि जब जब रेनफॉल होगी, किससे, 20 mm से ज्यादा की जब जब रेनफॉल होगी विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज, ये एक लाइन दी हुई है रेडी में, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको कि जब भी मान लो हमने कोई सीरियल के केस में जब भी रेनफॉल 20 mm से ज्यादा होगी 45 दिनों के अंदर, ठीक है, डेट ऑफ सोइंग जो हमारा था, सोइंग से हमारा डेज ऑफ सोइंग से अगर 45 डेज के विद इन में अगर 20 mm से ज्यादा की जब जब रेनफॉल हो रही है, उस टाइम पे हम 20 kg, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस के लिए रेनफॉल जरूरी, मतलब वाटर जरूरी है, तो अगर रेनफॉल के फॉर्म में मिल रहा है तो 20 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हम दे सकते हैं, ठीक है। बस ये डाटा याद रखना कैसा दिया हुआ है उसमें, ठीक है। अब एक और चीज है कि जो जिंक कह रहा है, अब ये तो सिंपल बात है, जिंक के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग जिंक सल्फेट दे देंगे, जिंक सल्फेट देंगे अपने सॉइल को, ठीक है। कैसे देंगे इसको, जिंक सल्फेट 1 in 3 ईयर में देंगे और 30 kg देंगे, ठीक है, 30 kg और 30 kg जिंक सल्फेट देंगे, जिसकी वजह से जिंक की जो कमी है वो फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, अगर जिंक इसका एक परसेंटेज के फॉर्म में भी होता है ना, 0.5% जिंक सल्फेट, है ना। अगर डेफिशिएंसी होती है क्रॉप में तो हम लोग 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, ये हमने सॉइल को दिया, ठीक है, ये जो जिंक सल्फेट था वो हमने सॉइल को दिया 3 साल में एक बार, ठीक है, कितना, 30 kg। लेकिन अगर हम देखेंगे क्रॉप में डेफिशिएंसी हो रही है जिंक की, तो हमने 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देना। ये सब बस एक नॉर्मली डाटा है, आपको याद करते हैं, वैसे मुझे इतना बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है, आप उसको बस आपको रीड आउट करते जाना है और उसको एक बार याद करते जाना है कि अच्छा कितना परसेंट हम क्या देते हैं, बस इतना बड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से हम लोगों को वीड मैनेजमेंट, आपको पता ही है वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वीड मैनेजमेंट के लिए सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन्स जो होता है, क्रिटिकल जो पीरियड होता है क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन्स का, इनिशियली ऑलमोस्ट जो होता है 30 to 45 डेज का होता है। ड्राईलैंड में थोड़ा और क्योंकि आपको सबको पता है ड्राईलैंड में वीड का जो, ड्राईलैंड में वीड कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, तो वीड बहुत ज्यादा कम्पीट करेगा उससे, क्रॉप से ज्यादा पानी, क्योंकि वीड के अंदर मैंने क्या बताया था कि वीड जितनी दुनिया में वरदान हो सकती है सब वीड को मिल रही है, ठीक है ना। वो हर चीज में क्रॉप से आगे रहता है, हर चीज में, तो पानी को भी जल्दी एक्सट्रैक्ट करेगा, इसलिए वीड कंट्रोल करना वहाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे ही पानी कम है ऊपर से वो पानी खुद वीड ले लेगा। इसलिए जो भी क्रिटिकल क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन वाला पीरियड होता है उस टाइम पे हम लोग को वीड को कंट्रोल करना है, ये सिंपल चीज थी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक और टर्म आती है मिड सीजन करेक्शन। देखो एक तो और इसी टॉपिक में मुझे फर्दर स्टार्ट करना था, लेकिन वैसी चीजें मैं स्टार्ट कर दूंगी तो उसको आज फिनिश तो कर नहीं पाऊंगी और मुझे उसको एक साथ ही पढ़ाना है, ठीक है। उसमें ये मैं आपको बताऊंगी कि जब डिले ऑनसेट ऑफ मानसून आता है तो क्रॉप पे क्या क्या फर्क पड़ेगा और उसका कंटिजेंसी मेजर हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिलेड ऑनसेट होगा तो उसमें हम क्या क्या कंटिजेंसी मेजर कर सकते हैं, अगर मिड सीजन ड्रॉट आता है या फिर टर्मिनल ड्रॉट आता है या फिर अर्ली ड्रॉट आता है, तो मैं चाहती हूँ तीनों चारों में आपको एक साथ बताऊँ, ठीक है। और मैं अभी आपको एक नोट्स भेजूंगी, ठीक है, आफ्टर क्लास, उसको एक बार रीड आउट कर लेना, तो आप उसी को मैं कल एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, या फिर कल भेजूंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको नोट्स भेज दूंगी उसके रिगार्डिंग, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके रेडी में नहीं दी हुई है, शायद ऐसा रेडी में भी नहीं दी हुई है, स्टिल आई विल टीच यू, क्यों, क्योंकि वो चीजें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में होनी चाहिए, तो आपको ड्राईलैंड के लिए ही इंपॉर्टेंट है वो। एक्चुअली हम जो डिलेड ऑनसेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मिड सीजन ड्रॉट, अर्ली सीजन ड्रॉट, टर्मिनल ड्रॉट में हम लोग क्या क्या कंटिजेंसी मेजर ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे कि मान लो कि अर्ली सीजन कोई ड्रॉट आ गया, ठीक है, अर्ली सीजन ड्रॉट आ जाएगा तो क्या हो सकता है, आप खुद से सोच के देखो, अर्ली सीजन ड्रॉट आ गया, हमने सोइंग की थी क्रॉप की, लेकिन उसका तो क्रॉप का तो जर्मिनेशन ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब शुरू में ही ड्रॉट आ गया तो क्रॉप का तो जर्मिनेशन ही अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो प्लांट पॉपुलेशन थी वो काफी पुअर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम एक कंटिजेंसी मेजर क्या रखते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे हम लोग रीसोइंग करेंगे या फिर गैप फिलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा क्रॉप जो स्टेब्लिशमेंट था या वो बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब इतना गंदा
पुअर जर्मिनेशन, अगर उसका मान लो कि उसका जर्मिनेशन जो था 30% से कम हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गैप फिलिंग करते हैं। गैप फिलिंग मतलब जहां जहां पे क्रॉप जर्मिनेट नहीं कर पाया वहां से वापस से हम लोग सोइंग कर देंगे, ठीक है, मतलब फिलिंग कर देंगे। सिंपल बात होता है गैप को फिल करना। अगर जर्मिनेशन इतना ज्यादा पुअर हो गया कि हमारा जो क्रॉप पॉपुलेशन था, जो उसकी स्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए थी, उसका 70% सिर्फ हुआ है, मतलब 30% नुकसान हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग गैप फिलिंग करते हैं। और जर्मिनेशन जो है अगर 30% से कम हो गया तो हम लोग उस टाइम में रीसोइंग करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। अब ये आपको जानना किस लिए इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जामिनेशंस में कभी आपको पूछ सकता है कि अर्ली ड्रॉट की कंडीशंस में आप कौन सा मेजर्स लोगे, या अर्ली ड्रॉट की कंडीशंस में आप कौन कौन सी चीज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तो आपको पता ही नहीं रहेगा। आप हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में इतना दिमाग भी नहीं लगा हो, अपना एक कॉन्सेप्चुअली माइंड भी आपका उस समय नहीं वर्क करे कि हाँ क्या लगाते। तो इस टाइम पे मैं अगर आपको बता दूंगी ना, तो आपके माइंड में वो चीज सेट रहेगी, ठीक है। वो चीज बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एक नोट्स है मेरे पास, ठीक है। वो एक पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड करूंगी आज या कल में, कल पढ़ाने के बाद ही सेंड करूंगी। तो वो एक बार आप लोग उसको रीड आउट कर लेना। आज मैं आप लोगों को क्या भेजूंगी, आप लोगों को भेज दूंगी वही जो रिफ्लेक्टेंट्स थे उनके टाइप्स। वैसे मैंने आपको लिखवा दिया है यहाँ पे, बट स्टिल जिन लोगों का छूट गया होगा और जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग के लिए रहेगा कि वो लोग एक बारी ग्रुप में देख के वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तभी मैं बता रही थी आप लोगों को कि कौन कौन से हम लोग मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब एक टर्म मैं आप लोगों को बताने वाली थी, मिड सीजन करेक्शन, ठीक है। मिड सीजन करेक्शन आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ठीक है। मिड सीजन करेक्शन रेडी में आई थिंक नहीं दिया हुआ है, शायद ऐसा रेडी में चीज दी हुई है, मिड सीजन करेक्शन, ठीक है। अब मिड सीजन करेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मिड सीजन मतलब हमने क्रॉप लगा दी है, उसके बाद मिड टाइम पे कोई ड्रॉट आ रही है, ठीक है, तो हमें उसको करेक्ट करना है। सिंपल इसको टर्म को आप लोग ब्रेक करके ऐसे पढ़ सकते हो कि मिड सीजन मतलब मिड टाइम पे क्रॉप जब हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो गई है, क्रॉप की ग्रोइंग हो चुकी है, मतलब क्रॉप अपने एक जो होता है ना ग्रोथ को अचीव कर, मतलब उस वे में जा रहा है, ठीक है ना, मिड टाइम पे ही। जैसे वेजिटेटिव फेज हो उसका, या फिर रिप्रोडक्टिव, जो भी फेज चल रहा है मतलब मिड टाइम चल रहा है, ठीक है ना। उस टाइम पे कोई भी अगर ड्रॉट की कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको करेक्ट करना, उसको बोलते हैं हम लोग मिड सीजन करेक्शन, ठीक है। एक बार आया था एग्जामिनेशंस में वही मिड सीजन करेक्शंस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मिड सीजन करेक्शंस का मतलब होता है कि उसका डेफिनेशन है कि ऐसी कंटिजेंसी प्लानिंग जो हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या कंटिजेंसी प्लानिंग जो हम लोग करते हैं डन आफ्टर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट एंड इन द मिडिल ऑफ द क्रॉप ग्रोथ। क्या मैंने बताया था, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के बाद और क्रॉप ग्रोथ के मिड में ही हम लोग अगर कोई भी कंटिजेंसी प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी बीच में सिनेरियोज आई हैं। ऐसा तो होगा नहीं ना कि शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था, याद है, अर्ली ड्रॉट होता है, एक मिड सीजन ड्रॉट होता है, एक टर्मिनल ड्रॉट होता है। तो मिड में भी ड्रॉट आता है ना मिड सीजन में, मतलब क्रॉप एक बार एस्टेब्लिशमेंट हो गई, क्रॉप अच्छे से ग्रो करने लगा, तब फिर से ड्रॉट आ गई, ठीक है। तो उस बीच में क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमें पता नहीं था कि ड्रॉट आएगी, तो हमने तो अच्छे से सोइंग कर ली है, अच्छा जो हमने जो भी क्रॉप लगाना था लगा दिया, अच्छे से ग्रोइंग भी हो रही है। अब क्या होगा कि हमारा ड्रॉट आ गया बीच में, मान लो मिड सीजन में आ गया। अब उस टाइम पे जो भी करेक्शंस, जो भी हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मिड सीजन करेक्शन। तो इसमें कुछ कुछ चीजें, बस इस टर्म को मुझे समझाना था आपको। जैसे इसमें कुछ चीजें आती हैं, थिनिंग, ये सब मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। थिनिंग आ जाएगी, रैटूनिंग आ जाएगी। थिनिंग का मतलब होता है हमारे प्लांट पॉपुलेशन को कम कर देना। मान लो कि हमने क्रॉप की शुरू में हमने सोइंग कर दी, ठीक है, कोई क्रॉप की, वो काफी अच्छा ग्रो भी कर रहा है, उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन भी हो गया है, लेकिन अचानक से बीच में उसके वेजिटेटिव फेज पे, रिप्रोडक्टिव फेज पे, मान लो वेजिटेटिव फेज पे ड्रॉट आ गया। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हमें पता है कि एकदम से ड्रॉट आ गया, अब तो क्रॉप ने आधी अपनी एस्टेब्लिशमेंट तो अचीव कर ली है, आधी ग्रोथ तो अचीव कर ली है, बट अभी आधा रास्ता बाकी है। उस आधे रास्ते में वो प्यास से मर जाएगा, तो बिल्कुल भी इल्ड नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लांट पॉपुलेशन है उसके 30 to 35% जो वहां पे प्लांट्स थे उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसी को थिनिंग बोलते हैं, मतलब रिमूवल। इंटेंशनली हम उनको हटाते हैं, ठीक है। क्यों हटाते हैं, अगर उतने प्लांट पॉपुलेशन को हमने इतने परसेंट प्लांट पॉपुलेशन को हटा दिया तो एक तो कंपटीशन कम हो गई ना हमारे प्लांट्स में, किसके लिए, वाटर के लिए कंपटीशन कम हो गई। पहला रीजन तो ये हो गया कि वाटर के लिए कंपटीशन जो हो रही थी वो कम हो गई। दूसरा क्या हुआ कि अगर हमने प्लांट का जो ट्रांसपायरिंग एरिया था वो भी कम हो गया ना। पहले मान लो कि इतना ज्यादा था क्रॉप्स, ठीक है, ये इतना ज्यादा था, ठीक है, बहुत ज्यादा था। अब हमने थिनिंग करके क्या किया, यहाँ से फिर यहाँ, मतलब गैप हो गया बीच में ना, ऐसे ऐसे इतना हो गया, ये थिनिंग के बाद का है। तो देखो 30-35% पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो ट्रांसपायरिंग एरिया था हमारा वो कम हो गया ना, इसमें तो बहुत ज्यादा था, सब जगह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा
जो फोलिएज हमने मतलब क्रॉप्स को ही हटा दिया हमने, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपेयरिंग एरिया कम हो जाएगा। तो एक तो पानी वहां से बचा ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन कम होगा उसकी वजह से बचा, और दूसरा वाटर के लिए जो क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन हो रही थी वो कम हो जाएगी, वहां से ही पानी बचा। तो दोनों जगह से हमने पानी बचा के क्या किया, हमने क्या किया, कुछ प्लांट पॉपुलेशंस को दिया ताकि वो बच जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा, है ना, हीरो क्या करता है, खुद मर जाता है, हीरोइन को बचा लेता है ना, कि वो जिंदा रहे। तो वैसे ही करेंगे, मतलब एक ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे को बचाने के लिए। जिसमें क्या करेंगे, हम कुछ प्लांट पॉपुलेशंस को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे प्लांट पॉपुलेशंस, ताकि वो कम से कम लास्ट तक अचीव करे। मान लो हमारा गोल यहाँ तक पहुंचने का है प्लांट्स का, प्लांट्स ने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करी, यहाँ से जर्नी शुरू करी, उसको जाना यहाँ तक है। शुरू में तो उसने काफी विगरस ग्रोथ किया, अच्छा खासा ग्रोथ किया, पता चला यहाँ पे आते आते ड्रॉट की कंडीशन आ गई, यहाँ पे आते आते ड्रॉट की कंडीशन आ गई। तो अब क्या करेगा जो प्लांट होगा, जो हम क्या करेंगे इस बीच में, हम लोग कि इसकी थिनिंग कर देंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारा प्लांट्स था, अब इसकी थिनिंग कर देंगे। अब इसमें इतने ही प्लांट्स को हमने छोड़ा, ठीक है, 30-35%। अब क्या होगा कि ये यहाँ तक ये सारे प्लांट्स जा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम हो गई। वाटर जो था पहले बहुत ज्यादा एक दूसरे कंपटीशन कर रहा था, तो उसकी वजह से भी ज्यादा यूज हो रहा था। क्रॉप ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा वाटर यूज करेंगे, ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, तो वो सब अवॉइड किया हमने। तो कम से कम क्रॉप अपने आखिरी मंजिल तक पहुंच पाया, तो हमें ग्रेन या जो भी इकोनॉमिक रिटर्न थे मिल पाए। अगर हम थिनिंग नहीं करते तो क्या होता, हमारा जो क्रॉप है, ये सारे क्रॉप्स यहाँ तक आते, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आते, और आकर सारे मर जाते हैं, जितने सारे थे सब मर जाते हैं, यहाँ तक तो कोई भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग थिनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको मिड सीजन करेक्शंस बोलते हैं। कभी एग्जांपल्स में आ जाए थिनिंग, रैटूनिंग, ये सब तो हम लोग मिड सीजन इसको करेक्शंस बोलते हैं। मतलब प्लांट के मिड टाइम पे हमने जो भी करेक्शंस किया उसके अंदर उसको बचाने के लिए। ठीक है, ये कंटिजेंसी प्लानिंग का पार्ट ही है ये। ठीक है, अब जो मैं आपको, जैसे आज मेरा टारगेट हो पढ़ाने का लेकिन हो नहीं पाया, उसको मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को एक साथ ही, कि अगर डिले मॉनसून होता है तो उस पर क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और कंटिजेंसी मेजर हम क्या ले सकते हैं। अगर हमको पता है कि मॉनसून में डिले हो रहा है, तो हम उस समय पे क्या कौन कौन सी कंटिजेंसी मेजर्स को यूज करके हम अपने यील्ड को बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने वहाँ के क्रॉप्स को सेव कर सकते हैं, या फिर वहाँ के लैंड को यूज कर सकते हैं, जैसे भी हो। ठीक है, सेकंड मैं ये बताऊंगी आपको कि जो 3 टाइप के आपको ड्रॉट मैंने बताए थे, एग्रीकल्चरल ड्रॉट कह लो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिड सीजन ड्रॉट, वो सॉरी अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन और लेट वाला, टर्मिनल वाला जो था। ये तीनों के केस में अगर होगा तो क्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमें कौन सी कंटिजेंसी मेजर लेनी चाहिए थी। ये मैं ये चारों मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वो आपके एग्जाम पर्पस के व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि है, भले बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो किसी को आज के लेक्चर्स में कुछ परेशानी हुई? एंटी ट्रांसपेरेंट्स में मैंने आपको बताया, मैंने एडिशनल आपको एग्जाम्पल्स इसलिए ही बताया है कि एग्जाम्स में कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आप कोई भरोसा नहीं है, जारफ में आप कुछ भी पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है कि हमें कंटेंट, कम कंटेंट ही मतलब जितने भी कंटेंट पढ़ रहे हैं कम से कम उसमें थोड़ा सा इतना नॉलेज रखें हम कि हमारे वो क्वेश्चंस गलत ना हो। बहुत सारे बुक्स पे हमें नहीं भागना है, किसी को भी बहुत सारे बुक्स पे नहीं भागना है, जो हमारे बेसिक्स बुक्स है उसी को पढ़ना है। लेकिन कोई अगर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और जिसका लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस मोमेंट में मैं आप लोगों को थोड़ा डीप में ले जाऊंगी। ठीक है, जो मेरा मास्टर्स अभी जो मैंने किया अभी 1 साल में, जो मुझे नॉलेज हुआ है उस बेसिस पे मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जाऊंगी और मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपके टाइम पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको डील कर पाओ।